बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सीधा वीआईपी न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना से है, जहां पर पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल ना बढ़ाने पर वाम दल आज प्रदर्शन करने वाले हैं। बड़ी जानकारी, भाकपा और भाकपा माले पंचायतों को भंग करने के निर्णय के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन होगा। बड़ी जानकारी, पटना से सरकार ने जनता की मांग को अनसुना कर दिया, ऐसा कहना है भाकपा माले का। जनप्रतिनिधियों की भूमिका को कम किए जाने के विरोध में राज्य भर में प्रतिरोध होगा। भाकपा का कहना है कि पंचायतों को नौकरशाही के हवाले करने के फैसले के विरोध में धरना दिया जाएगा। वहीं अध्यादेश लाकर पंचायतों के कार्यकाल को 6 महीने विस्तार करने की मांग की जाएगी। तो नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल ना बढ़ाने पर, अब उसका लगातार प्रदर्शन हो रहा है, विरोध किया जा रहा है। वाम दलों का आज प्रदर्शन है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है पंचायत प्रतिनिधियों का एक्सटेंशन ना करने को लेकर, पहले तो आरजेडी ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और अब ये खबर सामने आ रही है कि जो वाम दल है वो भी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, यानी कि इस फैसले पर भी जमकर राजनीति हो रही है। देखिए नुपुर, इस फैसले पर पूरी राजनीति हो रही है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि पंचायत में जो चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं वो हर सालों से तैयारियां कर रहे होते हैं। जो लोग वर्तमान में पदों पर हैं, चाहे वो मुखिया हो, जिला परिषद सदस्य हो, पंचायत समिति सदस्य हो या फिर जिला परिषद के अध्यक्ष हो, तमाम लोगों की दौड़ में भी लोग हैं और वो लोग हैं। ऐसे में विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक मिल जाता है और सिर्फ वो वोट बैंक नहीं होता है बल्कि वो जनप्रतिनिधि होते हैं या फिर समाज के तबके के वो लोग होते हैं जिनके साथ कुछ लोग जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे में उनको अटैक करना है, उनकी मन की बात करना है, उनकी वो तमाम पार्टियां करने की कोशिश कर रही हैं। दूसरा, आने वाले कुछ समय के बाद अगर ये चुनाव हो जाते हैं और जब पंचायतों का गठन हो जाएगा, उसके बाद जो है बिहार में पंचायती राज की तरफ से जो एमएलसी चुने जाते हैं उनके भी चुनाव होने वाले। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष जो है, एक तरह से उनको पता है विपक्ष को हकीकत क्या है, लेकिन विपक्ष चूंकि सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है और खुद इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है, एकदम सही बात यही होगी, वो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि संवैधानिक नियमों के बाध्यता के अनुसार, यानी जो संविधान की बाध्यता है उसके अनुसार कार्यकाल को बढ़ाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि जो संविधान संशोधन हुआ है, 73वां संविधान संशोधन है, उस 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पार्लियामेंट ने तय किया है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होगा। ऐसे में राज्य को इन्हीं केंद्र का जो कानून है जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसी के अनुसार अपने राज्यों के पंचायती अधिनियम बनाने थे। तो इसमें कोई वो नहीं है कि राज्य सरकार चाहती तो उसके कार्यकाल बढ़ा देती। राज्य सरकार क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से तकनीकी पेच अट रहे थे और ये बात पूरी तरह से विपक्ष को पता है, लेकिन विपक्ष इस मामले को तूल देना चाह रही थी। उनको पता है कि जो जनप्रतिनिधि गाँव के लोग, जो गाँव की सरकार होती है, पंचायतें होती है, तमाम लोग किसी न किसी व्यक्ति से जुड़े होते हैं और वो एक बड़ा वोट बैंक हो सकते हैं या पूरी तरह से चीजों को मोबिलाइज कर सकते हैं। ऐसे में उनकी तरफ दिखने की ये होड़ है। भाकपा माले भी यही कर रही है, राजद भी यही कर रही है, इन कमोवेश तमाम पार्टियां यही कर रही हैं। लेकिन जो संवैधानिक बाध्यता है उसके अनुसार 5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद खुद ही जो पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं, ग्राम सभा है, खुद ही भंग हो जाती है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। बिल्कुल शशांक, आपने सही कहा, विपक्ष को कहीं ना कहीं एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने के लिए। विपक्ष इसको बेवजह ही तूल करने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो भाकपा और भाकपा माले पंचायत का एक्सटेंशन का विरोध करने के लिए आज वो विरोध प्रदर्शन करेगी। वाम दलों का आज प्रदर्शन है। जनप्रतिनिधियों की भूमिका को कम किए जाने के विरोध में राज्य भर में प्रतिरोध होगा, ऐसा कहना है भाकपा का। तो लगातार नीतीश कुमार के फैसले का विरोध हो रहा है। पंचायतों को नौकरशाही के हवाले करने के फैसले के विरोध में धरना दिया जाएगा। लॉकडाउन के चौथे चरण के पहले दिन भागलपुर के जिलाधिकारी ने पहले दिन का निरीक्षण किया। उस दौरान डीएम ने दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने का आदेश दिया। साथ ही सड़क पर निकल रहे लोगों के मास्क की भी जांच की। उस दौरान जिला अधिकारी के साथ सीओ, अंचल अधिकारी और लॉ एंड ऑर्डर के डीएसपी भी मौजूद रहे। तो बिहार में लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है और उसी को लेकर
सड़कों पर निरीक्षण किया जा रहा है। सड़क पर निकल रहे लोगों की मास्क की भी जांच की गई है। जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनका चालान काटा गया। डीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजीव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, बिहार में लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई है। डीएम ने भी लोगों से लगातार वो सड़क पे उतर रहे हैं और खुद लॉकडाउन का पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा अनूपुर जी, कल सुबह से ही 6 से लेके 2 बजे तक का जो ढील दिया गया था लॉकडाउन में, उसको लेके सभी दुकानदार जो है अपने अपने नियत समय से 6 बजे से ही पूरा मार्केट में चहल पहल दिखा। और उसके बाद सब्जी फल ये वो वगैरह वगैरह जो भी दुकान था वो खुल चुका था। और उसके बाद जो है काफी अच्छी भीड़ देखी गई जगह पर सभी पूरे मार्केट में। लेकिन उसमें ये भी देखा गया कि जिला प्रशासन के द्वारा जो है मुस्तैदी इतनी थी कि लोग मास्क पहने हैं या नहीं पहने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सभी सारी चीजों को डीएम साहब भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन अपने से घूम घूम कर देख रहे थे। उसके बाद जो है वहां पर पुलिस पदाधिकारी भी लगे हुए थे जो लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवा रहे थे, डिस्टेंसिंग का भी पालन करवा रहे थे, मास्क वगैरह भी जो है लोग पहने हुए थे और सभी चीजें लोग खरीदते नजर आते। लेकिन ज्यों ही 2 बजा उसके बाद जो है पुलिस सख्ती से जो है अपना बर्ताव शुरू कर दिया। जो दुकान 2 से थोड़ी भी देर आगे बढ़ी उन दुकानों को समझाकर बुझाकर फिर अंत में जबरन जो है उन लोगों को बंद करवा के ही दम लिया पुलिस ने। राजीव, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे जैसे ढील दी जा रही है वैसे लोग और ज्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं? क्योंकि आप ग्राउंड पे जाते होंगे तो क्या वहां पर लोग ढंग से नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? देखिए, ऐसा है कि सुबह में तो जो लोग निकलते हैं उस समय तो मास्क वगैरह लेके चलते हैं और मास्क लगा के भी चलते हैं। लेकिन भीड़ भाड़ ज्यो ज्यो बढ़ते जाता है, लोग खरीदारी के लिए ज्यो ज्यो अपने जरूरत की सामान के लिए मार्केट आते हैं, तो उस समय भी लोग प्रयास करते हैं पालन करने का। लेकिन जहां जाम होता है, जाम वाले स्थान में जो है थोड़ी भीड़ भाड़ होती है और डिस्टेंसिंग का पालन जो है वहां पर खत्म होता है। तो इस परिस्थिति में जो है पुलिस प्रशासन जो वहां रहती है वो उन जाम को हटाते हैं और उसके बाद जो है इस डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में वो सक्षम हो पाते हैं। राजीव, दुकानों के पास कैसे ग्राहकों की भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रशासन को ही नहीं बल्कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि हमें नियमों का पालन करना है क्योंकि कोरोना को हमें हराना है। देखिए, डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए वो थोड़ी दूर दूर पर जो फल सब्जी वगैरह वगैरह सब का दुकान लगा होता है, इसका दूरी बनाया जाता है। उसके बाद उसके आगे गोल घेरा का सिंबल दिया हुआ है। उस गोल घेरे के अंदर ही खरीदने वाले लोग उसमें रह के नियम का पालन करते हुए वो लोग खरीद बिक्री अपना करते हैं। राजीव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो नियमों का पालन करवाए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो खुद कोरोना गाइडलाइंस का पालन करे। बगहा में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बैजनाथ प्रसाद महतो की 74वीं जयंती बनाई। आयोजित कार्यक्रम में दिवंगत नेता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र गुप्ता ने दिवंगत बैजनाथ प्रसाद महतो की जीवनी पर चर्चा की। तो बैजनाथ प्रसाद महतो की 74वीं जयंती है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने धूमधाम से ये जयंती मनाई है। को यहाँ से भगाना है, इसलिए हम लोग स्वर्गीय सांसद बैजनाथ प्रसाद महतो के जन्मदिन के अवसर पर मास्क और साबुन बांट करके कोरोना जैसे महामारी से छुटकारा पाना चाहते हैं और लोगों में अच्छा संदेश हम लोग पहुंचाना चाहते हैं कि लोग सतर्क रहें। कोरोना जैसे महामारी के बारे में हम लोग बता करके लोगों को समझाने का काम करना चाहते हैं ताकि अपने देश से कोरोना जैसे महामारी भाग जाए। और इसी संदर्भ में हम अपने माननीय सांसद का भी जन्मतिथि भी मना लिए। वितरण करने का आप लोग का क्या उद्देश्य है? जी, स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद महतो जी के 74वां जन्म तिथि के अवसर पर आज हम लोग इस देश में चल रहे कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए मास्क और साबुन वितरण कर हम लोग जन्म तिथि मनाया और यहाँ जननायक
बैजनाथ महतो जी के किए हुए कार्यों को जागृत करने का कार्य। पूर्वी चंपारण में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत सड़क निर्माण में जमकर लूट मची हुई है। विभागीय अधिकारियों और संवेदक मनोज कुमार कुंवर की मिलीभगत से तय प्राकलन की खुली अनदेखी कर सड़क का निर्माण कराया गया है। केसरिया थाना क्षेत्र के तहत सुंदारपुर में हुए निर्माण कार्य के 1 महीना बाद भी रोड की बदहाली दिखने लगी। ग्रामीणों द्वारा इस संबंध में लगातार रूप से संवेदक पर घटिया निर्माण करवाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। तो सड़क निर्माण योजना में लूट मची हुई है। संवेदक पर घटिया निर्माण करवाए जाने का आरोप लग रहा है। ग्रामीणों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है और इस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसमें यही है कि ये पुल ढंग से नहीं बना है, चौड़ाई नहीं है, पुल का निर्माण हुआ है वो भी डुप्लीकेट हुआ है। कब गिर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। अभी एक बारिश में पूरा मिट्टी चला गया। इसके नीचे देखिए, इधर कैमरा कीजिए, इधर कैमरा कीजिए, इसके नीचे मिट्टी ही नहीं है। एक गाड़ी लोड होके आएगा वो गाड़ी भी गिर जाएगा, फिर पब्लिक को आने जाने में दिक्कत हो जाएगा। पुल का निर्माण सही हुआ ही नहीं है। ठेकेदार बनाया कितना नया लूट उठ के चला गया। हम लोग का फिर वही व्यवस्था होगा, बाढ़ आएगा धस जाएगा, फिर हम लोग का वही धंधा हो जाएगा, डेंगू से आना जाना। इसलिए आपसे कह रहा कि इसका जो है बढ़िया से रिपेयरिंग हो। इधर मिट्टी गिरना चाहिए जो ना गिरे, रोड चले, 5 साल 10 साल चले, उनका नाम हो। काम सही नहीं हुआ है, बहुत कमी बाटे में बनावे में। एगो तो है देखिए पूरा तो इतना घटिया बना है, दोनों तरफ मिट्टी नहीं है, तो थोड़ा सा पानी आएगा तो उसी में दह जाएगा पूरा। फिर हम लोगों को पहले जैसे हाल हो जाएगा, जैसे पानी हिल के आते थे जाते थे वैसा ही हो जाएगा। तो सड़क निर्माण योजना में लूट मची हुई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कितनी जर्जर हालत है। पुल की चौड़ाई नहीं है कुछ भी, ज़रा से पानी में भी ये पुल बह जाता है, जिस वजह से ग्रामीणों को भी आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का ये आरोप है कि घटिया निर्माण करवाया गया है। संवेदक पर ये आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने इसकी जांच की मांग की है। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि पुल की चौड़ाई बहुत कम है। पुल के निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, जिस वजह से ये पुल धंस गया है और अब ग्रामीण इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। संवेदक पर घटिया निर्माण करवाए जाने का आरोप लगाया गया है। बढ़ते हैं आगे। बाबा रामदेव के द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा पर विवादित बयान देने पर देश और राज्य भर के डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर कार्य कर रहे हैं। वहीं डॉक्टरों के समर्थन में सीपीआई माले ने भी बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर रांची सदर अस्पताल परिसर में डॉक्टरों ने हाथों में तख्ती लेकर विरोध भी जताया है। इस दौरान सीपीआई माले नेता भुवनेश्वर केवट ने बाबा रामदेव की जमकर आलोचना की। वहीं उन्होंने कहा है कि जब एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर विश्वास नहीं है तो क्यों बीमार पड़ने पर एलोपैथी पद्धति से इलाज करवाते हैं। साथ ही उन्होंने इस आंदोलन में डॉक्टरों के साथ खड़ा रहने की बात कही है। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर उन्होंने टिप्पणी किया है कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पूरी तरह से दिवालिया चिकित्सा पद्धति है। हमको लगता है कि यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक और दुर्भावना प्रेरित किस्म की टिप्पणी है और इसके खिलाफ आज देश के चिकित्सकों का राष्ट्रव्यापी ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। आज हम लोग कोविड हेल्पलाइन टीम माले के लोग हैं और हम राष्ट्रव्यापी जो डॉक्टरों का आंदोलन है हम उसके साथ हैं और बाबा जी से भी ये हम लोग अपील करना चाहेंगे कि इस तरह से गैर जिम्मेदाराना जो वक्तव्य है वो आपस। बिहार में रियायतों वाला लॉकडाउन 4 बुधवार से लागू हो गया है, जिसमें सरकार ने जनता की राहत को ध्यान में रखते हुए कई रियायतें भी दी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इन रियायतों का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लॉकडाउन 4 में क्या कुछ रियायतें हैं और जनता इसका कैसे पालन कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए बिहार सरकार ने लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया है, जो कि राज्य में बुधवार से लागू भी हो गया है। बिहार में लॉकडाउन 4.0 के शुरू होते ही लोगों को कुछ राहत मिलनी शुरू हो गई है। अब दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही कुछ दूसरी सहूलियत भी दी गई है।
लॉकडाउन 4.0 में भी आवश्यक सामग्रियों की दुकानें पहले की तरह हर दिन खुला करेंगी, लेकिन बाकी दुकानें ऑड इवन फॉर्मूले की तरह खुलेंगी। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि रोजाना कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी। राशन की दुकानें, मेडिकल प्रतिष्ठान, वाहन संबंधित दुकानें, कृषि संबंधित दुकानें, गैस एजेंसी व पेट्रोल पंप। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रिकल, मोबाइल, फर्नीचर, सैलून, ज्वेलरी की दुकानें, सीमेंट, बालू, स्टील, लोहा और हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी। वहीं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कपड़े, फुटवियर, खेलकूद, स्टेशनरी और ड्राई क्लीनर्स की दुकानें खुलेंगी। सरकार ने इन रियायतों के साथ लॉकडाउन 4.0 का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन जनता है कि इन रियायतों का गलत इस्तेमाल कर रही है। जगह जगह पर लोग भीड़ के रूप में इकट्ठा हो रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही चेहरे पर मास्क दिख रहा है। और तो और लॉकडाउन का पालन कराने वाला प्रशासन भी गायब दिख रहा है। ऐसे में प्रशासन ने ऐलान किया था कि कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान मोबाइल का इलेक्ट्रिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या इस ऐलान का असर इतना व्यापक होगा कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करना तो छोड़िए, सुरक्षा कर्मी ही नहीं दिख रहे हैं। तभी तो जनता की लापरवाही इस कदर देखने को मिल रही है। अगर प्रशासन होता तो क्या ये संभव हो सकता था? ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज। कांग्रेस के तत्वाधान में स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर प्रधानमंत्री से मुफ्त यूनिवर्सल टीकाकरण सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के बाबू वाटिका के पास वैक्सीनेशन समिति के चेयरमैन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख फेसबुक लाइव के जरिए वो जुड़े और उन्होंने प्रधानमंत्री से फ्री वैक्सीनेशन की मांग की है। मैं यही मांग करता हूं कि वैक्सीनेशन फ्री होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए, माइक्रो प्लानिंग ईच एंड एवरी लेवल होना चाहिए, कम्युनिटी लीडर को पैदा करना चाहिए, टीम वर्क को श्रेय देना चाहिए। अकेला किसी से इतना बड़ा कार्यक्रम पूरा तय समय सीमा के अंदर होगा, इसमें संदेह है, संशय है। इसलिए अभी भी समय है कि वैश्विक आपदा के समय क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर हिंदुस्तानी की सच्ची देश सेवा यही होगी कि इस अभियान में। पलामू आयुक्त जटाशंकर चौधरी, DIG राजकुमार लड्डा ने संयुक्त रूप से मनातू का दौरा किया। वहीं बिहार से सटे मनातू चेक पोस्ट का निरीक्षण भी किया गया। बिहार से आने जाने वाले वाहनों को जांच करने का निर्देश दिया। मनातू थाना क्षेत्र से सटे पलामू और गया के सीमावर्ती करमाही गांव का भी आयुक्त ने दौरा किया है। मौके पर आयुक्त ने कहा कि इस तरह के सीमावर्ती क्षेत्र में कोविड-19 को लेकर कई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और उसको जो चेकिंग करना है, ई पास देखना है, उसका कार्यान्वयन किस प्रकार हो रहा है उसको देखना था। यह जो बॉर्डर है यहाँ पे चतरा से भी इसका बॉर्डर है, जो अंतर जिला बॉर्डर है, फिर अंतर राज्य का भी बॉर्डर है सर, उसके स्थिति से भी अवगत होना था जी सर। तो उसी उद्देश्य से हम लोग आए थे और यहाँ पे जो भी सभी पदाधिकारियों से बात हुई। इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें झारखंड से, जहां पर ब्लैक फंगस का कहर जारी है। ब्लैक फंगस के 5 नए मरीज मिले हैं। झारखंड से बड़ी जानकारी, जहां पर ब्लैक फंगस के 5 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बाद अब लोगों को ब्लैक फंगस का खतरा सता रहा है। गोड्डा और रांची से एक केस मिले हैं। झारखंड में अब ब्लैक फंगस के कुल 91 मामले सामने आए हैं। कंफर्म केस 41 है तो वही सस्पेक्टेड केस 50 बताए जा रहे हैं। और अब तक आपको बता दें कि झारखंड में 12 लोगों की मौत ब्लैक फंगस की वजह से हो चुकी है। तो जहां झारखंड में कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है तो वही अब धीरे धीरे जो ब्लैक फंगस अपना पैर पसार रहा है उसने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। तो झारखंड में ब्लैक फंगस के 5 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के बाद अब लोगों को ब्लैक फंगस का खौफ सता रहा है। गोड्डा और रांची से आपको बता दें दोनों जिलों में एक केस सामने आए हैं, जिसके बाद झारखंड में
ब्लैक फंगस के कुल 91 मामले हो गए हैं। कंफर्म केस 41 बताए जा रहे हैं, तो वही सस्पेक्टेड केस 50 बताए जा रहे हैं। और अब तक ब्लैक फंगस की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, झारखंड में जहां कोरोना केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस अब धीरे धीरे पैर पसारना शुरू हो गया है। प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं ब्लैक फंगस से निपटने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी है, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। बिल्कुल नुपुर, एक महामारी से हम ठीक ढंग से उभरने नहीं पाए थे, उसी बीच ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। और झारखंड में अगर बात करें तो 91 ऐसे लोग हैं जो कि ब्लैक फंगस के शिकार हो चुके हैं, 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपका सवाल था कि प्रशासन इसमें किस तरीक़े से तैयार है, तो झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी लगातार चिंतित हैं ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले को देखकर। इसी वजह से झारखंड में ब्लैक फंगस को लेकर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी ब्लैक फंगस के मामले को लेकर सजग दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से झारखंड के तमाम अस्पतालों में, चाहे वो राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल, राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की बात कर ले, चाहे वो निजी अस्पतालों की बात कर ले, सभी जगहों पर ब्लैक फंगस के लिए बेड मुहैया करा दिए गए हैं। बेड की समुचित व्यवस्था भी कर दी गई है। अब सरकार इस चीज़ पर विचार कर रही है कि कैसे ब्लैक फंगस के आंकड़ों में गिरावट लाई जाए, क्योंकि एक तरफ झारखंड सरकार ने कोरोना को हराने का पूरा प्रयास किया था, वो प्रयास कहीं ना कहीं धरातल पर नज़र भी आया। ब्लैक फंगस उसी बीच दस्तक देते हुए सरकार की परेशानियों को और बढ़ा दिया है और 12 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें नुपुर, तो जिस तरीके से झारखंड में ब्लैक फंगस का जो पहला केस, शुभम, एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की अगर बात करें, जो ब्लैक फंगस के इलाज में सबसे अहम माना जाता है, उसके स्टॉक को लेकर क्या अपडेट है कि झारखंड सरकार के पास वो स्टॉक अवेलेबल है और उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, अभी तक तो काला बाजारी की कोई भी सूचना नहीं मिली है। ब्लैक फंगस के जितने भी मामले आए हैं, लेकिन जिस तरीक़ा से अगर वैक्सीनेशन की अगर बात करें, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन्स की बात करें, तो सरकार अपने तरफ से पूरी तरीक़े से तैयार है। सरकार उन तमाम पहलुओं पर नज़र बनाए हुए है कि कैसे ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए आंकड़ों को रोका जाए। और दूसरी बात करें तो जिस तरीक़ा से झारखंड में जो सबसे पहला केस रामगढ़ जिले में आया और इसकी शुरुआत धीरे धीरे जमशेदपुर, खूंटी, गढ़वा, चाईबासा, लातेहार इन जगहों पर मिल रही हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हुआ था, उन्हें स्टेरॉइड की मात्रा ज़्यादा दे देने से उन्हें ब्लैक फंगस का ज़्यादा खतरा। और डॉक्टरों की माने तो डॉक्टर ये भी लगातार राज्य की जनता से अपील कर, राज्य सरकार भी अपील कर रही है, जिन व्यक्ति को ब्लैक फंगस का हल्का सा भी लक्षण दिखाई देता है तो फौरन जाकर नज़दीकी अस्पताल में अपना इलाज करवाएं, तभी जाकर उनकी जान को बचाया जा सकता है। इसी कड़ी में जिस तरीका से ब्लैक फंगस किन मरीजों को हो सकता है, ये बड़ा सवाल था। तो डॉक्टरों का मानना है कि जो भी व्यक्ति शुगर के पेशेंट हो, हार्ट के पेशेंट हो, जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुए थे, उन्हें ज़्यादा ब्लैक फंगस का भी खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल शुभम, आपने सही कहा कि जिन जिन को लक्षण है उनको समय से अपनी जांच करानी चाहिए ताकि उनकी जान पर बात ना आए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो झारखंड में ब्लैक फंगस के 5 नए मरीज मिले हैं, जहां हम अभी एक महामारी से निपटे नहीं है कि दूसरी बीमारी हम सबके सामने आ गई है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस का खौफ अब लोगों को सता रहा है। सरकार भी लगातार अपनी कोशिशें कर रही है। गोड्डा और रांची से एक एक केस सामने आए हैं, तो ब्लैक फंगस के मामले आना शुरू हो गए हैं। झारखंड में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 91 मामले सामने आए हैं। चलिए